Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study one of the important topic from the paper A of 11th, that is chemical bonding. तो लॉकडाउन से पहले जब हमने स्कूल में केमिकल बॉन्डिंग वाला जो यूनिट है स्टार्ट किया था, इसमें हमने डिस्कस करा था ऑक्टेट रूल। हर कोई एलिमेंट कंबाइन करता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, या दो सेम एटम्स कंबाइन करते हैं या दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो सो एज टू फॉर्म बॉन्ड्स। तो वो बॉन्ड्स इसलिए बनाते हैं बिकॉज एवरी एटम इज ट्राइंग टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ईदर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वही इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा एटम क्या करेगा, गेन। और इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरी एटम की तरफ मूव होते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और उससे भी एलिमेंट्स का जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड में, एंड सोडियम जो है एटॉमिक नंबर 11 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na पॉजिटिव आयन बनाता है, और वही एक इलेक्ट्रॉन फिर क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाता है। और दोनों Na पॉजिटिव और Cl- जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग स्टेबल होते हैं, एंड फिर वही Na पॉजिटिव और Cl- जो है अट्रैक्शन करके बनाते हैं आपस में आयनिक बॉन्ड। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का और एक तरीका ये भी है कि एलिमेंट्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। वो वाला तरीका जैसे कार्बन का केस लेते हैं हम। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सेकंड शेल में इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करता है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ या किसी भी एटम के साथ, तो बनाता है 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, एंड बाय फॉर्मिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड्स अपॉन म्यूचुअल शेयरिंग कार्बन इज आल्सो एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कहने का मतलब ये है एवरी एलिमेंट is reacting or combining with any other element or with the same element for completing the octet or for achieving the stable electronic configuration like that of noble gases। तो आज के इस वाले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का जो ऑनलाइन लेक्चर फर्स्ट रहेगा हमारा, इस वाले लेक्चर में हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड जो होती है, जिसको हम दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी क्या रखते हैं, और उस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का या आयनिक बॉन्ड का वो जो मैकेनिज्म है वो कैसे बनती है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आयनिक बॉन्ड बनने के, या आयनिक बॉन्ड कब ज्यादा स्ट्रांग बनती है, या कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बनेगी या वीक बनेगी, या कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से एक आयनिक क्रिस्टल स्टेबल बनेगा, वीक बनेगा, या आयनिक क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई क्यों होता है, या आयनिक क्रिस्टल्स की जो कंडक्टिविटी है वो कब ज्यादा होगी, वो कब होगी, वही चीज जो है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वाले यूनिट में। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसे एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वो आयनिक बॉन्ड्स जिसको हम दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी देते हैं, वो आयनिक बॉन्ड्स एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं, यानी कि कौन सी कंडीशंस पे आयनिक बॉन्ड बनती है, वो वाला टॉपिक आज का रहेगा। तो समझ लीजिए एक चीज, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए बेटा हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक मेटल एटम। मेटल एटम ले लीजिए आप, कोई भी मेटल एटम ले सकते हैं आप, चाहे सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, या कोई डी ब्लॉक एलिमेंट ले लो, मान के चलिए आप आयरन भी ले सकते हैं, आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकंड में से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, यानी कि मेटल एटम हमें लेते हैं पहले। मेटल एटम ही क्यों हम लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट मेटल एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस को करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, या आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से जो हमारे मेटल एटम्स है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैटायंस। यानी कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनने के लिए हमें क्या लेना है, मेटल एटम लेना है, कोई भी मेटल एटम लेना है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इजीली कैटायंस बना सके। और सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट यहां पे है, तो वो लेते हैं हम नॉन मेटल एटम। नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम हम क्यों लेते हैं अब, क्योंकि नॉन मेटल्स यू नो दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो,
उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। दैट मीन्स दे विल इजिली फॉर्म एनायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको जो दो मेन रिक्वायरमेंट्स थी, एक तो मेटल एटम, दूसरा नॉन मेटल एटम, दोनों आपको लेने हैं। मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हाइल एज नॉन मेटल एटम वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये डिपेंड करता है मेटल कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, या नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितनी ज्यादा या कितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। तो वो सारी फैक्टर्स हमें दिमाग में रखने हैं, तब जाके हमें आयनिक बॉन्ड का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देख लीजिए यहां पे आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के बीच में ही बनती है, तब जब एक मेटल एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स और वही इलेक्ट्रॉन्स दूसरा नॉन मेटल एटम फिर गेन करता है, और ऐसे करके आपको कैटायंस भी बनते हैं, यहां पे एनायंस भी बनते हैं। और कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो अपोजिटली चार्जड होते हैं, और वही अपोजिटली चार्जड आयंस जो है आपस में अट्रैक्शन करके फिर बनाते हैं आपकी आयनिक बॉन्ड। लेकिन आयनिक बॉन्ड जो बनती है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं। आयनिक बॉन्ड तब बनती है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तभी जाके आयनिक बॉन्ड बनती है। अब सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या कौन सी बला है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे और वही इलेक्ट्रॉन्स दे आर गेन्ड बाय नॉन मेटल्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो बहुत हो गया यहां पे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, अब थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लीजिए यहां पे सोडियम है, सोडियम एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 11। तो इसकी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, और दूसरी शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में बचेगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन। इफ यू विल हैव अ लुक टुवर्ड्स इट्स वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हिज सोडियम इज लैकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन से गेन नहीं कर सकता। तो सोडियम क्या है? दूसरी तरफ से आप देखोगे सोडियम इज अ मेटल एटम, मेटल एटम है सोडियम, और ऊपर से एस ब्लॉक एलिमेंट, साइज बहुत बड़ा है, और साइज बहुत बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं सोडियम अपने इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। तो मैं माइनस इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूं, यहां पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। आपको एक चीज पता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो बराबर होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है एटम में वो बराबर होता है। लेकिन जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉस किया तो इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ। एक नेगेटिव चार्ज कम होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो सोडियम पे आएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स सोडियम एटम व्हाइल इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स कन्वर्टेड into Na positive ion, and that Na positive ion will be called as the cation। तो कैटायन बना यहां पे, सोडियम है, मेटल एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से क्या बनाएगा? कैटायन। आप यहां पे देख सकते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो अब कितने बचे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली शेल में कितने आएंगे? 2, और लास्ट शेल में कितने आएंगे? 8। आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हुआ है बाय लॉस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रही बात मेटल एटम की, सोडियम एटम की, जिसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लॉस किया है, और लॉस करने के साथ साथ इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो गया है। अगर मैं यहां पे कहूं सोडियम आयन जो है इट इज स्टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6। तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट विल बी स्टेबल, बट इट विल बी अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ द चार्ज। अभी चार्ज के हिसाब से ये स्टेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से Na पॉजिटिव स्टेबल है। तो अब यहां पे मैं दूसरा एक एटम ले लेता हूं, लेट दैट बी क्लोरीन।
तो ये आपका ये है क्लोरीन एटम। क्लोरीन जैसे आपको पता है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये डाई एटॉमिक होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लोरीन एज Cl एग्जिस्ट नहीं होता है, ये नेचर में एग्जिस्ट होता है Cl2 फॉर्म में, जो कि इसकी एलिमेंटल फॉर्म है। तो मैं यहां पे Cl के बदले Cl2 ले लेता हूं। तो ये चीज एक में करता हूं, यहां पे समझ लीजिएगा आप। सोडियम एक एटम जब आप ले रहे हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और एक कैटायन बना रहा है। तो अगर मैं इसको यहां पे 2 टाइम्स ले लेता हूं तो यहां पे 2 टाइम्स कैटायन बनेगा और 2 टाइम्स यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 टाइम्स क्या बनाएगा, कैटायन। तो समझ आ गई बात। तो यहां पे मैंने Cl2 ले लिया जो कि क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म है। इसी Cl2 को मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर लॉस हो रहे थे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन में यहां नीचे क्लोरीन को ऐड कर रहा हूं। क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, वो भी हेलोजन है। हेलोजन्स जो होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक क्लोरीन एटम, यहां पे 2 क्लोरीन एटम है भाई, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl नेगेटिव, और दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हो एक चीज, अगर आप एक क्लोरीन की बात करो, एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। तो पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में आएंगे 8 और थर्ड शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक क्लोरीन एटम की अगर बात करें, इट इज लैकिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वही एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन गेन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह यहां पे एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाया क्या, Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दैट मींस इट विल बिकम लाइक दैट of argon, that means it is also what, stable। तो आप समझ लीजिए यहां पे both sodium and chlorine, one is losing electron and another one is gaining electron, and the process of losing and gaining of electrons, that is called as electron transfer। And by the process of electron transfer, what we are actually getting here, one is cation and another one is what, एनायन। तो यहां पे कैटायंस मिल रहे हैं और एनायंस मिल रहे हैं, लेकिन हम कैटायंस और एनायंस पढ़ने तो नहीं आए हैं, हम आयनिक बॉन्ड समझने आए। अब आप अच्छे से यहां पे एक चीज समझ सकते हो, यहां पे जो कैटायन बना Na पॉजिटिव, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये आपका Na पॉजिटिव है जो यहां पे बना, और Cl नेगेटिव भी यहां पे बन रहा है। मैं Cl नेगेटिव भी लूंगा यहां पे। आप देख लीजिए Na पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से अनस्टेबल है, Cl नेगेटिव भी चार्ज के हिसाब से अनस्टेबल है, लेकिन अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं उसके हिसाब से दोनों स्टेबल है, लेकिन चार्ज के हिसाब से अभी भी दोनों क्या है, अनस्टेबल। दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ देयर चार्ज, ये अपने चार्ज को क्या करना चाहेंगे, न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन करेंगे। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिवली चार्जड Na पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्जड Cl नेगेटिव, एंड ड्यूरिंग दिस attraction they will get rid of their what, charge। तो देख लीजिएगा यहां पे एक सोडियम था, एक सोडियम एटम था, दूसरा क्लोरीन एटम था। इन्होंने जब आपस में अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन करने की वजह से जो यहां पे इनका चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज चार्ज होने के साथ साथ सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो है यहां पे बॉन्ड बन रही है। तो इसी बॉन्ड को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप देख लीजिए यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होना, दैट इज द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो नाम है वो हम रखते हैं क्या, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे आपकी बन रही है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान कौन सी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैन बी, वी कैन डिफाइन इट नाउ। Ionic bond is nothing but simply it represents the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions which are formed after electron transfer। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि डेवलप होता है अपोजिटली चार्जड आयन्स के बीच में। कब, जब वो आयन्स या कैटायन्स और एनायन्स बनते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये आ गया आपका
कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या हम देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। तो मैं एक और एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, उससे पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। देख लीजिए बेटा, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, लेट दैट बी कैल्शियम। Calcium, once again, it is a metal atom. It is electropositive. That means it will have high tendency to lose electrons. And calcium का जो atomic number है, that is 20. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, that will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. या मैं शॉर्ट में कहूं तो इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एज यू कैन सी इट्स फोर्थ शेल, इट इज ओनली कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 electrons. That means it is lacking 6 electrons for completing its octet. तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर सकता है क्योंकि ये मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो मैं माइनस लिख लेता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करा। बेटा बहुत इजी कंसेप्ट है। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए और ये बनाएगा क्या, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी कि कैटायन बनाया, यानी कि आयन बनाया। कौन सा कैटायन बनाया, डाइवैलेंट कैटायन बनाया, क्योंकि कैल्शियम के कैटायन पे आएंगे 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। अब देख लीजिए फिर से वही कंसेप्ट है, क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइएगा, इस पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दीजिए। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, क्लोरीन है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, छोड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दोनों। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 टाइम्स बनेगा यहां पे Cl नेगेटिव, यानी कि एनायंस। फिर से देख लीजिएगा, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, कैटायन बनाया Ca2 पॉजिटिव। क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 टाइम्स एनायन बना रहा है, 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। एक कैटायन बना रहा है, दूसरा एनायन बना रहा है, और कैटायंस और एनायंस दे विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ देयर चार्ज। नाउ यहां पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और ये आ गया एक क्लोरीन जो यहां पे बना और दूसरा क्लोरीन जो यहां पे बना। एंड दीज cations and anions, when they are brought closer to each other, they will undergo electrostatic force of attraction, and that electrostatic force of attraction will be called as ionic bond. तो यहां पे कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में 2 आयनिक बॉन्ड्स बन रही है। वो इसलिए बन रही है क्योंकि इसमें 2 टाइम्स पॉजिटिव है, तो 2 टाइम्स पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोनों क्लोरीन एटम्स को बेटा अट्रैक्शन करेगा और इनके साथ 2 times ionic bond बनाएगा। That means the number of ionic bonds formed by any metal atom or any non-metal atom, that actually depends upon the requirement, or that depends upon the charge present on the cation. Cation के पास कितना चार्ज है, anion के पास कितना चार्ज है, और वो चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना वही रिप्रेजेंट करती है आपकी आयनिक बॉन्ड। तो यहां पे मैं आयनिक बॉन्ड के साथ साथ आपको एक और एक्स्ट्रा एक कंसेप्ट समझा देता हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, आप देख लीजिएगा। सी वन मोर थिंग, सोडियम ने आयनिक बॉन्ड बनाते बनाते सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। तो इस सोडियम एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। व्हाइल फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इस पे 1 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था। और रही बात कैल्शियम की, कैल्शियम जब आयनिक बॉन्ड बनाता है, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, और इस पे 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है। Well, as talking about क्लोरीन जब आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले एक क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। या यहां पे आप ले लो फॉर एग्जांपल ब्रोमीन भी आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। So there is one important concept here. Whenever the metal atom loses some number of electrons,
and the non-metal atom gains same number of electrons or some number of electrons, while losing electrons and gaining electrons, the charge which is developed on the metal atoms as well as on the non-metal atoms, that charge is called as electrovalency. तो अगर मैं यहां पे कहूं what is the electrovalency of sodium, you can say it is plus or plus 1, and in case of calcium the electrovalency is plus 2, while as in case of chlorine the electrovalency is minus 1, while as in case of bromine the electrovalency is minus 1. और here I can mention more examples जो आपको याद यहां पे रखनी है. सल्फेट आयन की SO4 2 नेगेटिव, ये एक एनायन है, तो ये भी आयनिक बॉन्ड बना सकता है. इसके पास कितने चार्जेस है? 2 नेगेटिव चार्जेस है, तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी आएगा -2. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी सिंपली इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज or negative charge which is developed on the atoms or respective atoms, whether it is metal or non-metal, when they are involved in the process of electron transfer. यानी कि जब metal atoms का electron transfer हो जाए, electron loss होता है, और non-metal atoms जब electron gain करते हैं, वही process कहलाती है electron transfer. और electron transfer की दौरा कौन सा चार्ज या कौन से मैग्नीट्यूड से चार्ज डेवलप होता है एक मेटल एटम पे, नॉन मेटल एटम पे, उसी चार्ज का हम यहां पे नाम रखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो समझ लीजिएगा. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर बाय इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आयनिक बॉन्ड समझने के बाद या इलेक्ट्रोवैलेंसी समझने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट यहां पे कंसेप्ट आता है, दैट इज द फैक्टर्स affecting the formation of ionic bond. Factors. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवर करते हैं, या कौन से फैक्टर्स है विच आर अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. या अगर हम चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बने, एक स्टेबल आयनिक क्रिस्टल बने, या एक लेस एनर्जेटिक या हाईली स्टेबल आयनिक क्रिस्टल बने, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे कहूंगा, ऑल दोज फैक्टर्स विच मेक द फॉर्मेशन ऑफ आयन्स इजी, all those factors which make the formation of cations easy, which make the formation of anions easy, and all those factors which favor the strong attraction between the cations and anions, all those factors will support the formation of ionic bond, or rather a strong ionic bond. जो भी फैक्टर फेवर करेगा कैटायन के बनने में, जो भी फैक्टर फेवर करेगा एनायन के बनने में, और जो फैक्टर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप करने में फेवर करेगा, वो सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं एक स्टेबल आयनिक क्रिस्टल बनने में. तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो सबसे फर्स्ट फैक्टर ले लेता हूं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. एज यू नो, हमें जब आयनिक बॉन्ड बनानी होती है, आयनिक बॉन्ड बनती है किससे? कैटायन से और एनायन से. लेकिन कैटायन कब बनता है? जब एक मेटल एटम लॉस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन. लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें मेटल एटम उसको क्या देनी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ी, इसका मतलब क्या है? मेटल एटम कैटायन जल्दी बनाएगा, और जितना कैटायन जल्दी बनेगा, एनायन के बनने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे. दैट मीन्स हम यहां पे एक चीज कह सकते हैं, लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी हमें मेटल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि जितनी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल एटम को कम देनी पड़ेगी, more will be the ease in the formation of the cation. यानी कि कैटायन जो है उतना आसानी से बनेगा. एक मेटल एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, जितनी हमें उसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करेगा, उतना जो कैटायन है वो आसानी से बनेगा. दैट मींस यहां पे एक रूल बना है,
all those metals which have less ionization energy, they will favor the formation of cation, or indirectly we can say they will favor the formation of ionic bond. लेकिन अभी हमें यहां पे ये सोचना है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से मेटल एटम्स है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या जो कि जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायनिक फॉर्म में, ऐसे मेटल एटम्स कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रख लीजिएगा ये बात, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनका साइज बहुत ज्यादा होता है और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लॉस करते हैं और कैटायन आसानी से बना पाते हैं, और इसीलिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कैटायन जो है बना पाते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर वाज हियर आयोनाइजेशन एनर्जी। जिन भी मेटल एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वही मेटल एटम्स कैटायन जल्दी बनाएंगे, और ऐसे ही मेटल एटम्स आयनिक बॉन्ड के बनने में ज्यादा फेवर करते हैं। तो ऐसे कौन से मेटल एटम्स है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें सोडियम आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, लिथियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, सीजियम आता है, और ये जो है आपका रुबिडियम आता है। वो वाले मेटल एटम्स हमेशा कैटायन बनाने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि वो हमेशा आयनिक बॉन्ड ही बनाते होंगे। देयर में भी सम एक्सेप्शंस, वो पढ़ेंगे आसानी अच्छे से। जब भी लिथियम की बात कर रहा था, आपको पता है लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, जितना छोटा उतना खोटा, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यू नो दैट इज द वर्स्ट मेंबर। एंड लिथियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, वो करेंगे डिस्कस, अभी हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर, यानी कि आपने एक चीज याद रखा है यहां पे, द लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इज द ईज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन। तो सेकेंड फैक्टर की तरफ आते हैं। सेकेंड फैक्टर जो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता है मेटल एटम ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दी, उसने कैटायन बनाया, और वही इलेक्ट्रॉन अब कौन गेन करेगा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उतना ज्यादा एनायन बनेगा। अब उतना ज्यादा जल्दी एनायन बनेगा। अब एनायन कितना जल्दी बनेगा वो डिपेंड करता है कि नॉन मेटल की टेंडेंसी कितना है गेन करने की। अब इसकी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कितनी है वही पता चलेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा है, मोर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हायर इज द टेंडेंसी ऑफ द नॉन मेटल एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना ही नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करेगा, एंड जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा जल्दी बन जाएगा आपका एनायन। दैट मीन्स देयर इज अ रूल, हायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, हायर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा गेन अट्रैक्ट करेगा। जितना वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही जल्दी क्या बन जाएगा? एनायन। मोर विल बी द टेंडेंसी टू फॉर्म द एनायन। तो एनायन आपका जल्दी बनेगा, यानी कि कैटायन बनने के लिए जो मेटल एटम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और एनायन जल्दी बनने के लिए जो नॉन मेटल है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स मोर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल, मोर विल बी द ईज इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एंड मोर द इलेक्ट्रॉन acceptance tendency of the non-metal atom, that is more the negative electron gain enthalpy of the non-metal atom, more will be the tendency to of the non-metal atom to form the anion. तो कैटायन और एनायन बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए नॉन मेटल की, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे लास्ट एंड थर्ड फैक्टर पे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। लास्ट वाला कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा। थर्ड फैक्टर, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय यू। तो लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या है?
और फिर देखते हैं लेट्स एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग बनाने के लिए या स्टेबल बनाने के लिए, वो चीज समझ लेते हैं। लेकिन पहले हम समझेंगे और एक बात, जैसे हमने अभी कहा कि कैटायन बनने के लिए मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और एनायन बनने के लिए नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो वो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो लेट्स एनर्जी है वो समझना है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देख लीजिए, यहां पे मैंने एक कैटायन लिया है, यहां पे ए पॉजिटिव, ए बना है, जल्दी बना है जब हमने इसको लेस आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो ये आपका आ गया आपका एनायन। एक तरफ से कैटायन है, दूसरी तरफ से एनायन है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट एंड दे विल फॉर्म व्हाट, आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड बन रही है किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। ये आयनिक बॉन्ड है क्या, क्या यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई, नहीं हुई। तो आयनिक बॉन्ड है क्या, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। अब ये अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी कैटायन और एनायन के बीच में, उतनी ज्यादा रिलीज होती है एनर्जी। जब कैटायन और एनायन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन करने के टाइम पे जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एक एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वही एनर्जी कहलाती है क्या, लैटिस एनर्जी। वो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है when there is the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions। तो मैं एक लैटिस एनर्जी को अच्छी डेफिनेशन दे देता हूं, तो आप याद रख लीजिएगा। अगर मैं यहां पे कैटायन के बदले ले लेता हूं 1 मोल ऑफ कैटायन, कितने कैटायन लिए, 1 मोल, पता है आपको कितना बड़ा नंबर होता है। और एनायन भी लेते हैं, कितने एनायंस लेते हैं, 1 मोल ऑफ एनायंस। When 1 mole of cations and 1 mole of anions, when they are brought closer to each other, they will undergo the electrostatic force of attraction and they will form what, 1 mole of ionic crystal. 1 mole of cations, 1 mole of anions, when they attract to each other to form 1 mole of ionic crystal, and during the formation of that 1 mole of ionic crystal, the amount of energy which is released during the formation of 1 mole of ionic crystal from the oppositely charged ions, that energy which is released during that energy is called as what, लैटिस एनर्जी। अब सर लैटिस एनर्जी तो समझ आ गया, लेकिन लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल के बीच में कौन सा कनेक्शन है, देखना है। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी जो यहां पे क्रिस्टल बनेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, और उसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा आपका आयनिक क्रिस्टल। तो कहने का मतलब यह है, मोर द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, मोर विल द रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी, और जितनी लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी डेवलप होगी किसकी, आयनिक क्रिस्टल की। लेकिन अगर अट्रैक्शन वीक हुई, एक तो आयनिक बॉन्ड भी वीक होगी, एनर्जी भी कम रिलीज होगी, एनर्जी का कम रिलीज होना, क्रिस्टल की एनर्जी ज्यादा होगी, और जब क्रिस्टल की एनर्जी ज्यादा होगी तब जाके ये अनस्टेबल क्रिस्टल बनेगा। लेकिन सब अब यहां पे एक टेंशन है, वो ये है कि लैटिस एनर्जी यानी कि अट्रैक्शन कब ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, कब वीक अट्रैक्शन होगी, तो वो समझने के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां पे समझने पड़ेंगे। समझ लीजिएगा अच्छे से। More the release of lattice energy, more is the stability of the crystal. Lesser the release of lattice energy, more is the stability of the crystal. लेकिन बेटा कब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, कब कम होगी, ये कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड करता है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज द चार्ज ऑफ आयंस। चार्ज ऑफ आयंस, अब समझ लीजिए यहां पे मैंने लिया है एक एग्जांपल, समझ लीजिए किसकी। एक तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और अट्रैक्शन कर रहा है किसकी, क्लोरीन की अट्रैक्शन कर रहा है, और दूसरा यहां पे है सोडियम का 1 पॉजिटिव है, सोडियम का 1 पॉजिटिव है, और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है। देख लीजिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव अट्रैक्शन कर रहा है, किसकी अट्रैक्शन कर रहा है, क्लोरीन की अट्रैक्शन कर रहा है। सोडियम Na पॉजिटिव भी अट्रैक्शन कर रहा है, किसकी अट्रैक्शन कर रहा है, Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन कर रहा है। अब कौन सी अट्रैक्शन दोनों में स्ट्रांग होगी, यहां पे भी Cl है, यहां पे भी Cl है, तो उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहां पे Na पॉजिटिव है, यहां पे Ca2 पॉजिटिव है। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे
उतना ज्यादा अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी लैट्स एनर्जी। जितनी ज्यादा रिलीज होगी लैट्स एनर्जी उतनी इस क्रिस्टल की अपनी एनर्जी क्या होगी, कम। और जितनी इसकी क्रिस्टल की एनर्जी कम होगी उतना कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो सिंपल सा रूल है, मोर द चार्ज ऑन कैटायन मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। तो यहां पे कंसेप्ट आया है कि क्या आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम लगनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और जो लैटिस एनर्जी है उन दोनों का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तब जाके बनती है एक स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। इंशाल्लाह इन टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स इन डिटेल। Keep praying for me during this entire month and Khuda Hafiz.